तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। किया आयो तमाम सब? जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज नया कुछ सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, मेरे उस्ताद, मेरे मेंटर, मेरे दोस्त डॉक्टर हुसैन बख्श के साथ आया हूँ। डॉक्टर साहब जो है कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, आगा खान में काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। तो और डॉक्टर साहब जो है ने एफसीपीएस की है पीड्स में। मजीद जो है डॉक्टर साहब कौन है क्या है, आइए डॉक्टर साहब की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले जो है सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो आप? थैंक यू डॉक्टर संजय। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ना एज गेस्ट अपने जो लाइव आप इंटरव्यूज करते हैं उसमें बुलाया। आप पहले भी इंटरव्यूज करते हैं, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ अपने फेसबुक पे, और बहुत अच्छे मेहमान आपके पास आते हैं और अच्छा स्किल है। आप हमारे जूनियर रहे हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, अगर पूरा नाम है तो मोहम्मद हुसैन शाह है। मैं सैयद फैमिली से हूँ और मैंने एफसीपीएस पीड्स और फिर सब स्पेशलिटी एफसीपीएस न्यूनेटोलॉजी में वो किया हुआ है, और करंटली मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उसका दो हमारे पास जो है ना, मेरा वर्किंग है वो हैदराबाद में भी हॉस्पिटल हमारी है, उसको भी मैं देख रहा हूँ, पीट्स को और यूनिट्स को। और मैं आगा खान कराची में भी कुछ सर्विसेज एनआईसीयू में जाके करता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन है, सिंपल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो डाउट आपने पोस्ट एफसीपीएस के बाद भी न्यूनोटल में पोस्ट फेलोशिप की है, तो जबरदस्त सर। आप जो है अब हमें अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस जो कहाँ से आपने बचपन की एजुकेशन की, बचपन में आप कैसे थे, फिर लड़कपन में आगे फिर कैसे थे, कैसे आपको डॉक्टर बनने का शौक हुआ, फिर कैसे आपको पीट्स में शौक हुआ। तो अपनी लाइफ जर्नी और लाइफ जर्नी के जो एक्सपीरियंस आपने सीखे हैं, जो हर्डल्स आपने फेस किए हैं, तो वो हमें और हमारे व्यूअर्स को पता है। और टू यू सर, और टू यू। ओके, सही है। जी डॉक्टर संजय, बेसिकली जो है ना, मैं बिलोंग करता हूँ डंडोजाम के तकरीबन 3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है हमारा। बेसिकली मेरे वालिद साहब के ही नाम पे सैयद खादिम हुसैन शाह विलेज है। छोटा सा गांव है जिसकी पहले जब मैं पैदा हुआ था तब तक तो 20 घरों पे की आबादी थी, अब 50-60 घर हो गए हैं उसमें। मेनली हम जमींदार फैमिली से हैं, तो मेरे वालिद साहब जमींदार हैं, हमारी अपनी ज़मीनों पे एक गांव है। बाकी सारे हमारे जो है ना वो किसान हैं, और ज़्यादातर वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मेरा जो मैं पैदा वहीं पे हुआ, तो उसमें मुझे लगता था कि हम बिल्कुल जैसे एक गांव की लाइफ होती है, सिंपल सादी सी, और जिसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन बहुत ही साफ सुथरी जिंदगी थी। और मेरा जो ब्रॉटअप, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिफरेंस था। जो मेरे पड़ोसी, मेरे किसान जो दोस्त थे या जो बच्चे उनके पैदा हो रहे थे, बिल्कुल वैसी ही हमारी जिंदगी थी। वही सुबह उठते थे, वही जमीनों पे जाते थे, वही जो है ना आम खाते थे, बेर, ये वो फ्रूट्स, ये चीज, और उन्हीं के साथ मिलके कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम सैयद हैं, हम जमींदार हैं, हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं। उनके साथ हम उनके घरों में जाते थे, उनके साथ बैठते, क्रिकेट खेलना और सारी चीज़ें। फिर जब एजुकेशन की शुरुआत हुई तो बेसिकली एक और हमारे पास गांव है दूसरा, मोहम्मद अली लिगारी। तो वहाँ पे जो है ना हम एजुकेशन हुई उन्हीं दोस्तों के साथ, वही जो हमारे हारी हैं उनके बच्चों के साथ। हम पैदल जाते थे तकरीबन 2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर पैदल जाते थे। तब सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, कच्ची सड़क होती थी, और उस पर हम पैदल जाके वहाँ स्कूल पढ़े। 8 क्लास तक वहाँ स्कूल पढ़े। फिर 9th-10th हमने जो है ना मैंने कि वो हाई स्कूल नंबर 1 टंडोजाम फार्म है,
वो हाई स्कूल जो है वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दरमियान वाक़ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मैं समझता हूँ सिंध में तो उसमें हम पढ़े। बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट होता था कि हम जाते थे, पढ़ते थे। फिर हम जब क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल होता था उसमें ठंडे पानी की एक नलका लगा होता था, ठंडे पानी की कोई सहूलत नहीं होती थी। फिर दूसरी फैकल्टीज़ जो हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फैकल्टीज़, वहाँ पे हम जाते थे, उनको देखते भी थे और वहाँ पे पानी के बहाने पे जाते थे और बहुत मज़ा आता था। मतलब वो लाइफ में आज भी मिस करता हूँ। फिर 9th की मैट्रिक की अच्छी ग्रेड से की मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर जो है ना मुस्लिम साइंस कॉलेज से की। और वहाँ पे भी मुस्लिम साइंस कॉलेज में हम जो है ना बसों पे और फिर 4 सीटर और इस तरीके से जाते रहे। फिर ज्वाइन किया मेडिकल। हाँ, मेडिकल जो है वो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा अपना शौक मेडिकल नहीं था। मेडिकल का शौक मेरे भाइयों का था, और वो शायद इसलिए था मेरे भाइयों का क्योंकि हम बेसिकली सैयद फैमिली थे। तो मेरे बड़े भाई थे, हमारे भाइयों में थोड़ा गैप है। मतलब मेरा जो हम 4 भाई हैं, मैं चौथा नंबर हूँ। जो मुझसे बड़ा भाई है वो मुझसे 10 साल बड़ा है। तो बेसिकली उनको 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 एक 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 ऐसा फैमिली में, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं था, उनको चाहिए था कि एक डॉक्टर हो जो, क्योंकि उनको मुश्किल लगता था कि अपनी घर वालों को लेके क्लिनिक्स जाना और डॉक्टर्स के पास जाना। तो उनको चाहिए था, उनको चाह रहे थे कि कोई किसी तरीके से हमारे पास खुद डॉक्टर हो तो कि ये काम हमें ना करना। तो इस वजह से शायद उन्होंने मुझे डॉक्टर फील्ड में लाया। और वरना मैं अपना अगर आपसे शेयर करूं तो मैं जब बचपन में हम जाते थे और क्लिनिक्स में, तो मुझे जो है ना क्योंकि दो बहुत क्लिनिक खराब लगती थी। एक तो ज्यादातर इंजेक्शन लगता था, दर्द होता था। दूसरा, जो क्लिनिक में एक स्प्रिट की जो बू है वो मुझे जहर लगती थी। तीसरी बात जो है ना, बच्चों का जो क्लिनिक्स में रोना, वो भी मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैं सोचता था यार मैं बड़ा हूँगा, कुछ भी हो जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर नहीं होऊंगा। लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला को शायद मुझे बनाना फिर भी डॉक्टर ही था। तो उस वजह से फिर प्री मेडिकल लिया, फिर इसरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। फिर जब इसरा यूनिवर्सिटी में आए तो फिर मैंने कहा यार अब आ तो गए हैं, फंस तो गए हैं, तो अब इसमें काम करते हैं, इस पे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। हालांकि मैं वही अपने गांव से इसरा यूनिवर्सिटी तकरीबन कोई 1 घंटे का सफर करके कोई 3 गाड़ियां चेंज करके पहुंचता था और वापस 3 गाड़ियां चेंज करके वापस पहुंचता था। लेकिन उसमें मैंने मेहनत की और अपनी जो बैच का मैं पोजीशन होल्डर रहा, मैंने मेडल्स हासिल किए। और लेकिन इसरा की एजुकेशन ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से मुझे बाकी जो आगे की तालीम थी पार्ट 1 वगैरह, उसमें मुझे मसला नहीं हुआ। फिर पार्ट 1 हो गया, फिर लम्स ज्वाइन किया एज FCPS स्पीड्स की ट्रेनिंग करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट की, पास किया। फिर कहा कि यार कुछ और करना चाहिए। फिर डॉक्टर अकबर निज़ामानी मेरे सुपरवाइजर थे, उन्होंने कहा कि यार हैदराबाद में ना न्यूबॉर्न का है नहीं कोई सिलसिला, नहीं, न्यूनेटोलॉजिस्ट कोई नहीं है यहाँ पे, वेंटिलेटर्स नहीं है यहाँ पे, वो चीज़ें करते नहीं। न्यूबॉर्न्स नर्सरीज में हम देखते थे बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। तो हालांकि मुझे बुरी लगती थी, हालांकि न्यूनेटोलॉजी अगेन इसलिए बुरी लगती थी कि नर्सरी में सबसे ज्यादा मॉर्टिलिटी होती थी लम्स में। लेकिन उन्होंने कहा, फिर मैंने सोचा हाँ वाकई सही बात है, इसकी नीड है, करना चाहिए। तो फिर मैं आगा खान, तो एनी हाउ मेरा पैशन था कि आगा खान कभी ना कभी आगा खान में काम जरूर करना है। फिर आगा खान में न्यूनेटोलॉजी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे 2 साल फेलोशिप की, उसके बाद 1 साल वहीं NICU में पूरा रह के इंस्ट्रक्टरशिप की। फिर वहीं पे मुझे ऑफर हुई कि भाई आप जो है ना यहाँ पे एज ए फैकल्टी में काम करें, लेकिन मेनली आप इनकी जो आपकी हैदराबाद की हॉस्पिटल है उसको देखें। और मैं चाहता भी ये था कि बेसिकली हैदराबाद की न्यूट्रल सर्विसेज को बेहतर करूं। तो 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ। पहले एज ए सीनियर रजिस्ट्रार या सीनियर इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कहते हैं, उसको अप्लाई किया, फिर प्रमोट हुए एंड नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर। न्यूनेटल सर्विसेज को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है इम्प्रूव करने की। मुझे देख के मेरा एक दोस्त है डॉक्टर स्वरूप चंद, उसने भी जो है ना न्यूनेटल फेलोशिप की और आज उसने फेलोशिप करके वापस हैदराबाद आया है और हैदराबाद में लम्स में वो न्यूनेटोलॉजी को देख रहा है। तो दैट वाज द लाइफ स्टोरी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ी जो है दिलचस्प आपकी लाइफ स्टोरी थी, और
आप मेडिकल पढ़ने जाते थे, 3-3 गाड़ियां चेंज करके 1 घंटे का सफर करके फिर वापस आना, तो ये बड़ा, और बाद में आके स्टडी करना, क्योंकि मैं भी मेडिकल से हूँ तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता है और मैनेज करना पड़ता है। तो उसके बाद आपने पोजीशन भी ली माशाल्लाह, एफसीपीएस भी की, पोस्ट फेलोशिप भी की, ये जबरदस्त है, बहुत लोगों के लिए इंस्पायरेशन है सर। सर मेरा सवाल इससे रिलेटेड है कि जैसे कि आप न्यूनोलॉजिस्ट हैं, तो माशाल्लाह के जो वो 1 महीने से कम बचे हैं उनके स्पेशल्स, तो बिल्कुल। इसके मुतल्लिक तो आसान ज़बान में जो मुझे और जो मेरे व्यूअर्स को बताएं, न्यूरोलॉजिस्ट का क्या काम है, वो मतलब क्या कौन से मरीजों को देखता है, तो थोड़ा सा सबको अवेयरनेस हो जाए इसके बारे में, और भी सर। सही, बिल्कुल। देखिए न्यूनेटोलॉजिस्ट आप तब बनते हो जब आप पीट्स में स्पेशलाइजेशन कर चुके होते हो, तो आप दोनों चीज़ों को देखते हो, यानी कि आप पीट्स स्पेशलिस्ट ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर आप सेकंड फेलोशिप या जो है वो एज अ न्यूनेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो न्यूनेटोलॉजिस्ट का बेसिकली काम वही, आपने जैसे कहा कि न्यूबॉर्न्स जो है ना, वो पीरियड होता है फर्स्ट 28 डेज या पहला महीना, आप कह लें कि जो पहले महीना जो बच्चे पैदा होते हैं और पहला महीना जो उनका गुजरता है वो न्यूबॉर्न पीरियड होता है। तो न्यूनेटोलॉजिस्ट बेसिकली उन न्यूबॉर्न्स को देख रहा होता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डिजीजेस को देख रहा होता है। उसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स न्यूबॉर्न्स के हवाले से आते हैं वो ये है कि एक वक्त से पहले बच्चे पैदा होना, जिसको प्रीमेच्योरिटी कहते हैं, यानी कि वो वक्त वैसे नॉर्मली है, अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, उससे पहले अगर पैदा हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर बच्चा कहलाता है। प्रीमेच्योर बच्चा जो है ना, जो वो अभी तैयार नहीं है इस दुनिया में आने के लिए, वो आ जाता है इस दुनिया में, तो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे सांस का मसला हो जाता है उनमें, उसमें इन्फेक्शन का रेट भी ज़्यादा होता है, उसमें शुगर लेवल कम होना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्रीमेच्योर के हवाले से होते हैं। तो उन सबको न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट देख रहा होता है। और ये ज़्यादातर बच्चे अगर ज़्यादा थोड़े बहुत सीख हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं नर्सरी में या माँ के पास। अगर ज़्यादा बीमार हो तो फिर इनको स्पेशल केयर दी जाती है, आईसीयू में रखा जाता है, उन पे कभी-कभी उनको वेंटिलेटर पे लगाया जाता है। अगर उनके लंग्स बहुत प्रीमेच्योर हो तो उनको सर्फेक्टेंट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें एक एक प्रॉपर इंटेंसिव केयर यूनिट में होती है, जिसको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत कम एनआईसीयूज है, लेकिन आगा खान कराची एक स्टेट ऑफ द आर्ट एनआईसीयू है जहाँ पे मैंने काम किया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा प्रीमेच्योरिटी के अलावा और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे पैदाइश के वक्त अगर सही सांस ना लें तो उसको बर्थ एस्फिक्सिया कहलाते हैं। वो रोए नहीं, क्राई नहीं करें, सांस नहीं लें तो उसको बर्थ एस्फिक्सिया कहलाते हैं। उसके भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसको डील करना। इसके अलावा जो है कभी कभी कंजेनाइटल एनमलीज हो जाती है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस हो जाती हैं, कभी किसी का दिल का मसला है, दिल में सुराख है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, उसको भी इनिशियली न्यूनेटोलॉजिस्ट मैनेज करता है और उसको फिर फर्दर इवेल्युएट करता है, और आगे चल के फिर कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है या पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन की नीड आ जाती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस, सेप्सिस जिसको कहते हैं, न्यूनेटल सेप्सिस, ये कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसको देख रहा होता है। फिर कॉमन यानी कि इन्फेक्शन से बच्चे आ जाते हैं तो उसको ट्रीट करना। फिर दूसरे जो आम प्रॉब्लम होते हैं न्यूबॉर्न्स के, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो न्यूबॉर्न जॉन्डिस है, यानी कि बच्चों को पैदाइश पे ही पीलिया होना। ये भी कॉमन एक प्रॉब्लम है, सिंपल है, लेकिन कभी अगर उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दें, अगर सही ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन में डेवलप करता है, और वो कॉम्प्लिकेशन मौतमार कॉम्प्लिकेशन होती है, या फिर परमानेंट उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो अपाहिज भी हो सकते हैं बच्चे। तो ये जॉन्डिस है, ये प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी बच्चों की शुगर लेवल मेंटेन नहीं होती, हाइपोग्लाइसीमिया रह रहा होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको देखा जाता है। फिर न्यूनेटोलॉजिस्ट जो है ना, कुछ कॉमन चीजें जो नॉर्मल चीजें होती है ना, उसको भी लोग एबनॉर्मल करके ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और नॉर्मल चीजें तो जस्ट उसमें सिर्फ पेरेंट्स की काउंसलिंग ही करनी होती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से बताया कि न्यूनेटोलॉजिस्ट कौन कौन से पेशेंट को देखते हैं और उनको कैसे मैनेज करते हैं बेसिक तरीके से।
और सर आपने एक जबरदस्त बात की कि पेरेंट को काउंसलिंग करते हैं, मेन काम जो है। तो सर जो फर्स्ट 28 डेज का जो बच्चा है या डिलीवरी के फौरन बाद पेरेंट्स को हम कौन कौन सी जो नॉर्मल बातें कहते हैं कि आपको बच्चे के लिए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो सर पहले बताएं। और तो जी, जी, थैंक यू। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जो भी इसको कहते हैं वेल बेबी की काउंसलिंग, यानी कि वो बच्चा जो वेल बेबी है, नॉर्मल है, जो सिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल पहला बच्चा है पेरेंट्स का, तो फर्स्ट बेबी ऑलवेज एंशियस होता है। सब मदर फादर वो बहुत पहला बच्चा होता है, यंग होते हैं, तो एंजाइटी ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, तो वो हर चीज़ को वो लेके आते हैं कि ये जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें बेसिकली हम जो काउंसलिंग करते हैं वो ये करते हैं कि आपको 3 चीज़ों पे नज़र रखनी है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, यानी कि हाथ-पाँव अच्छे से चला रहा है, एक्टिव है, एक्टिविटी उसकी ठीक है। दूसरा, फीड ले रहा है, यानी कि वो ब्रेस्ट फीडिंग सही से अच्छा कर रहा है। और तीसरा, पेशाब कर रहा है कम से कम 4 से 6 दफ़ा 24 घंटों में। तो ये अगर 3 चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉजिकली बेबी आपका ठीक है। आपको घबराने की बात, बाकी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कि ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर सुस्त पड़ जाता है, एक्टिव नहीं होता या फीड नहीं लेता या फिर पेशाब कम कर रहा है 4 या 6 से 4 मरतबा से कम 24 घंटों में, तो ये मतलब उस बच्चे को फिर वो सिक है, उसको अटेंशन देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का सवाल होता है ज़्यादातर के मोशन पोटी के हवाले से ना, स्टूल के हवाले से। तो स्टूल के हवाले से हम इनको गाइड करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डेली बच्चा दिन में 1 दफ़ा स्टूल करे, ठीक है? हम कहते हैं कि बच्चा अगर दिन में 6 दफ़ा भी पोटी करे थोड़ी-थोड़ी या 6 दिन में 1 दफ़ा करे, दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं। तो परेशान होने पेरेंट्स आते हैं, एक दिन अगर पोटी नहीं की, वो कहते हैं कब्ज़ हो गई है बच्चे को और उसको दवाई दो, और हमारे डॉक्टर साहिबान भी उनको दवाई दे देते हैं कब्ज़ होने की, हालाँकि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर बच्चा ठीक है अदरवाइज़, तो हफ्ते में 1 भी पोटी करे और वो नरम हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दूसरा फिर या कॉन्स्टिपेशन की वो कंप्लेन करके आएँगे, हालाँकि वो नहीं होगी, या तो वो कहेंगे कि बच्चा जो है ना मोशन हो गए हैं बच्चे को, ठीक है? अब मोशन नहीं होते बच्चे को, ज़्यादातर बच्चे की पोटी जो है ना वही पानी, लिक्विड, सॉफ्ट सा स्टूल होता है, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर वो क्वांटिटी कम है, तो सिंपल अगर उनको ये कहना है कि अगर वो अगर पेपर से लीक आउट कर रहे हैं, तो फिर ये मोशन है। थोड़े-थोड़े बार-बार कर रहा है, तो ये कर सकता है बच्चा मदर फीड पे। ये मदर फीड डायरिया कह सकते हैं इसको। तो इसमें कुछ कोई चीज़ ना ज़िंक देने की ज़रूरत है, ना एंटीबायोटिक, ना प्रोबायोटिक, किसी चीज़ की देने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ मदर फीड कराते रहें बार-बार, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, इसके अलावा जो कंप्लेंट्स आती हैं, वो ये आती हैं कि बच्चा जो है ना रात को जागता है, रात को जागता है। तो भाई रात को क्यों जागता है? अगले दूसरा सवाल उनसे पूछें कि दिन में, तो कहते हैं दिन में तो सोता रहता है। अब ये भी स्लीप साइकिल है बच्चे की, वो सिंपल है। शुरू में बच्चा ज़्यादा रात में सोता है और रात में जागता है और दिन में सोता है। उसको थोड़ा-सा स्लीप ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यानी कि उसको आप जो है दिन में उससे बातें करें, उसको जगाए रखें कोशिश करके, और ताकि वो दिन में अपनी नींद पूरी ना करे और रात में वो जो है वो नींद करे। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है। अदरवाइज़ इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ना इसमें कुछ लोग जो है ना वो दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। लोग जो है ना, मैंने देखा है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि झटके की बीमारी की दवाइयाँ हैं, वो देना शुरू कर देते हैं जिससे बच्चा सो जाता है। तो इसमें कोई ड्रॉप्स, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती, आप रिलैक्स रहें। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। शायद मेरे ख्याल क्वेश्चन भी आया है कि बेबी जी जी कंप्लेनिंग ऑफ एक्सेसिव क्राई, ठीक है? तो बेबी जो है ना जी एक्सेसिव क्राई क्राई करने का बच्चे का जो है ना रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीज़न फीडिंग है। अगर बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो वो रोएगा, एक्सेसिव क्राई करेगा, एक रीज़न। दूसरा रीज़न, अगर पीशी-पोटी उसने की है, हमने उसको सफाई नहीं की हुई, बच्चा गीला होगा, अनकम्फर्टेबल होगा, तो रोएगा। ओवर रेप कर दिया ना, बहुत उसको कवर कर दिया है, जिससे बच्चा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। पेरेंट्स तो मैंने ये देखा है पूरा
फेस भी कवर कर दें। अब देखिए आप खुद रात को रजाई ओढ़ते होंगे तो आप मुंह को खोल देते हैं ताकि आपको एटलीस्ट आप ऑक्सीजन ले लें, तो बच्चे का कवर कर देते हैं, तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, सफोकेट फील करता है, तो उसमें एक्सेसिव क्राई वो कर सकता है। और या फिर बच्चा कवर नहीं किया, ठंडा पड़ रहा है, तो उसमें भी बच्चा रो सकता है। तो ये कॉमन रीजन है। इसके अलावा जो रीजन एक होता है कि बच्चों को इन्फेंटाइल कोलिक का मसला यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ्स में होता है, जिसकी साइंस ये है कि वो रात के टाइम पे स्पेशली कंटिन्यूसली रोएगा, एक दो घंटे कंटिन्यूसली अगर रोए इस एज ग्रुप में, तो उसको इन्फेंटाइल कोलिक कहा जाता है, यानी कि पेट का दर्द। वो भी एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। उसके हल करने का तरीका ये है कि आप उसको टॉप फीड ना कराएं, ऊपर का दूध ना दें, मदर फीड कराएं, फीड थोड़ी अपराइट पोजीशन में कराएं, अच्छे से उसको कंधे पे रख के बर्प कराएं, बच्चे को थोड़ा सा टमी टाइम यानी कि उल्टा लिटाएं, टमी टाइम दें, उसकी जो है ना पीठ की मालिश करें जिससे गैसेस खारिज करेगा और बच्चा कंफर्टेबल होगा। फिर आप उसकी जो नॉर्मल हमारे घरों में बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है कि थोड़ा सा मसाज भी करते हैं, तो पेट का मसाज करना भी इसमें हेल्पफुल होता है। कभी कभी थोड़ा सा अगर हम इसको टकोर वगैरह हल्की सी, अगर कोई कपड़ा गर्म है उस पर हाथ रख के थोड़ा सा हाथ गर्म करके अगर लगाएं तो उससे भी कंफर्टेबल बच्चे हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा एक मसला होता है कि खरखर की आवाज़ आना, ठीक है, नेजल ब्लॉकेज, वो सारे इसको कह के आते हैं सर इसका जो ना सीना खराब है, सीना खराब। बेसिकली वो सीना खराब नहीं होता, चेस्ट बिल्कुल ठीक होती है। नेजल ब्लॉकेज की वजह से आवाज ऐसे फील होती है कि खरखर की आवाज हो रही है, सीने पे हाथ रखेंगे तो सीने से खरखर महसूस होगी, तो वो कहेंगे भाई ये इसको नमूनिया हो गया, लेकिन वो नमूनिया नहीं होता, वो उसका नेजल ब्लॉकेज है। तो उसमें सिंपल नेजल ब्लॉकेज के लिए कुछ ड्रॉप्स आते हैं ना मसला इनके, वो डाल सकते हैं, उस बच्चे को सिंपल स्टीम कर सकते हैं, उससे बच्चा कंफर्टेबल होगा, उसमें फीड भी बेहतर देगा। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स जो न्यूबॉर्न्स के हवाले से आते हैं कि मदर्स कहती हैं कि बच्चा जो है ना वो उल्टी कर रहा है, जो भी फीड पिलाते हैं तो वो उल्टी कर देता है, तो उससे अगर एक आध उल्टी बच्चा 24 घंटे में कर सकता है। अगर हर फीड पे कर रहा है तो उसको फिर देखने की जरूरत है। जो कॉमन रीजंस उल्टी के होते हैं वो एक तो डाइजेस्टेड मिल्क बच्चा रिगर्ज करता है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, अगर फटाफटा दूध निकल रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जो है वो बिल्कुल फ्रेश मिल्क आपने दिया है वो निकाल रहा है, तो उसके रीजन ये हो सकते हैं, अगेन नेजल ब्लॉकेज, नाक बंद हो सकता है जिसकी वजह से, क्योंकि बच्चा सांस ले रहा होता है नोज से, अगर नोज ब्लॉक है तो मुंह से सांस लेगा, और मुंह में अगर हम फीड कराएंगे और तो वो सफोकेट होगा और वोमिटिंग करेगा। तो कोशिश करें कि फीड से पहले आप ड्रॉप्स वगैरह डाल के उसका नोज खोलें। दूसरा ये कि फीडिंग आप देखें 10 से 15 मिनट करनी है, ऐसे नहीं कि ओवर फीड कर रहे हैं, तो उसमें भी बच्चा उल्टी कर सकता है। तो ये, और अगर बर्प नहीं कराएं, ठीक है, फीडिंग कराने के बाद हमेशा कंधे पे लेके 10 से 15 मिनट रखना है। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि उसने जो है डकार नहीं दी, तो जरूरी नहीं होता हर दफा बच्चा डकार ले, ठीक है। डकार इज बेसिकली वो इसलिए आती है कि जब फीड कराते हैं हम, तो उस फीडिंग के दौरान जितनी एयर वो हवा जो है मुंह से वो भी पेट में ले लेगा दूध के साथ, तो वो ही डकार की सूरत में बाहर निकालेगा। अगर अच्छे से फीड कराया है जिसमें एयर गई नहीं है तो वो डकार नहीं देगा, लेकिन आपको 15-20 मिनट ऊंचा रखना है, अदरवाइज बेबी विल वॉमिट, अगर फीड करा के फौरन से आपने इसको सीधा लिटा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बच्चे की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसको मैं तो कहूँगा डेली बात कराना चाहिए। अभी सर्दियों के मौसम में तो लोग बड़ा कतराते हैं और हफ्तों नहीं नहलाते, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक दिन स्पंज बात करा दें और दूसरे दिन फिर उसको ओपन पूरा खोल के अच्छे से बात कराएं, और फिर वार्म रखें, बच्चे को गर्म रखें टेम्परेचर अच्छा करके, और दिन के टाइम पर वो करें। दूसरा, जॉन्डिस को लोग जो है ना वो जो पीलिया है उसको बहुत लाइट लेते हैं, मैंने ये देखा है। सब कहते हैं नहीं नहीं वो तो हर बच्चे को होता है, सही बात है उनकी कि वाकई हर बच्चे को होता है, ये बात तो उनकी ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो 80-60 टू जो है ना आपके 80% बच्चों को तो होता है पीलिया, या 90% वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल रेंजेस में है, मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 10-20% बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है एक खास लेवल से। अगर ऊंचा जाएगी जॉन्डिस, पीलिया ऊंचा जाएगा तो वो दिमाग पे असर करेगा। दिमाग पे असर वो ऐसा होता है कि उसमें बच्चे हमने मरते देखे हैं ऑन स्पॉट,
या अगर जो बच जाते हैं तो उनको हमने अपाहिज होते हमेशा के लिए सीपी चाइल्ड होते हुए या झटकों के साथ हमेशा परेशान पेरेंट्स को देखा है। तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। उसको अगर ज़्यादा पीला लग रहा है आपको तो डॉक्टर को दिखाएं या उसका टेस्ट कराएं। एक खास रेंज से ऊपर आता है, एक कट ऑफ है, उससे ऊपर आता है तो फिर उसको फोटोथेरेपी दी जाती है। सनलाइट, अब कोई जो सूरज की रोशनी दिखाते हैं, सूरज की रोशनी कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर एक खास रेंज से नीचे है तो सूरज की रोशनी दिखाने से उसको थोड़ी जॉन्डिस शायद कम हो जाएगी, थोड़ा उसको विटामिन डी मिल जाएगा और बेनिफिट होंगे। लेकिन अगर एक 20 से ऊपर बिलिरुबिन है तो फिर आपका सनलाइट बिल्कुल असर नहीं करेगी। फिर आपको स्पेशल लाइट्स फोटोथेरेपी के लिए नर्सरी में दाखिल करना पड़ेगा। तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे एक ही मसला है जो बिल्कुल इलाज जिसका बहुत आसान है, लेकिन इसको छोड़ने से, इसको लाइट लेने से जो ना नुकसान बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ी बेहतरीन तरीके, एक एक बारीक बीनी से, एक एक जो कॉमन हमारे साथ हॉस्पिटल में जो पेरेंट्स आते हैं, जिन जिन अलामतों को बार बार वो शिकायत करते हैं, एक एक चीज को बड़ी बारीक बीनी से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मुर्तजा जिसने किराए बेबी का पूछा था, ये हमारे यहाँ मिट्टी नर्सरी में पिछले जब से नर्सरी खुली है तब से यहाँ पे डिस्पेंसर है, अच्छा अच्छा काम अच्छा, कर रहा है, तो इसने जबरदस्त सवाल किया अपने हिसाब से। सर चलो आपने अभी एक सवाल किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर देनी है, और सर इससे एक सवाल जो कॉमन आते हैं हमारे, जो खास तौर पे जो पेरिफेरी के इलाके हैं, बारारी के इलाके हैं, तो माँ का जो पहला दूध होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, उससे उससे वो खारिज कर देते हैं, या कोई बताता भी है तो वो उनकी अपनी एक जहन बनी होती है, वो उसको उस तरीके से लेते हैं। तो आप जैसे कि स्पेशलिस्ट हैं इसमें, न्यूरोलॉजिस्ट में, तो आप बताएं कि वो फर्स्ट मिल्क लेना चाहिए या फर्स्ट मिल्क खारिज करना चाहिए। ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और वाकई सही बात है। जो पहले 3 दिन तक दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। हमारी अपनी जबान में जो दूध वो कम आता है, लेकिन वो सबसे अच्छा मिल्क होता है, ठीक है। सबसे अच्छा मिल्क इस हिसाब से कि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि वो ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं। और वो क्योंकि कम होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत कम है तो इसको एडिशनल कुछ और देने की भी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। वो थोड़ा भी होता है लेकिन वो बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है, उसको एनर्जी जो भी इसको रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है और बीमारियों से बचाता है फ़ौरन से। जो अदरवाइज अगर हम उसको वो नहीं देंगे तो बहुत सारी बीमारियां, जिसमें खासतौर पे जरासीमों वाली बीमारियां जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, वो लगने का अंदेशा बच्चे को होगा। तो हमेशा दो चीज, ये एक तो कोलेस्ट्रॉम के हवाले से है कि कोलेस्ट्रॉम जो ना पहला दूध जो है 3 दिन वाला वो जरूर देना चाहिए, हर बच्चे को देना चाहिए। कोशिश करके विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर, जैसे डिलीवरी हो जाती है तो आधे घंटे 1 घंटे में माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। दूसरा एक और चीज भी होती है, एक सब्सटेंस होता है जो बच्चे के स्किन पे लगा होता है, ठीक है, वाइट कलर का, ठीक है, जेलेटिशियन सब्सटेंस होता है। एक लेयर तेजी होती है, उसको भी लोग क्या करते हैं कि उसको साफ कर देते हैं बहुत क्लीन करके और उसको चमकाते हैं और कहते हैं कि ये खराब है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। वो भी बच्चे के को प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने दिया हुआ। सिर्फ आपको जो पानी वगैरह होता है उसको ड्राई करना है, लेकिन वो वाइट सब्सटेंस उसको स्किन से बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना। वो बच्चे को जो है ना प्रोटेक्शन टेम्परेचर से, हाइपोथर्मिया से, यानी कि टेम्परेचर कम होने से प्रोटेक्शन देता है, और उसमें भी आपको जो जरासीमों से लड़ने की सलाहियत भी उसमें होती है। तो ये भी दो चीजें अब जो है ना मैंने बताऊंगी कि ये जरूरी होती हैं, जिसमें फीड तो कोलेस्ट्रॉल ही देना होता है, मस्ट है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे से बड़ा हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो माँ का फर्स्ट मिल्क है, फर्स्ट 3 डेज में कोशिश करना चाहिए फर्स्ट हाफ आवर में या 1 आवर में बच्चे को देना चाहिए। बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। और सेकंडली आपने स्किन का जो एक पिगमेंट का बताया कि वो भी इस बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाता है और उस प्रोटेक्शन देता है। सर बहुत बहुत सही। शुक्रिया। ये शमशीर हैदर साहब ने बड़ा हाँ हाँ हाँ, जॉन्डिस जी को जी, बोला है। इनका सवाल है कि जॉन्डिस कितने ड्यूरेशन तक रहता है न्यूबॉर्न में। तो देखें, ज्यादातर बच्चों में मेजॉरिटी आप समझें कि 95-98% बच्चों में जो जॉन्डिस है वो 15 से 20 दिन तक रहेगा।
उसके बाद वो खत्म हो जाए। कुछ बच्चों में 2-3% में वो थोड़ा परसिस्ट करता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसके कुछ रीजन हो सकते हैं पैथोलॉजिकल, लेकिन मेजॉरिटी में आपको जो ज्यादा कंसर्न है या ज्यादा जो मैं कहता हूँ ना कि भाई जॉन्डिस को जरूर देखना चाहिए, वो 15 से 20 दिन है, उसमें जरूर आपको जॉन्डिस। उसके बाद अगर जॉन्डिस होता है लो लेवल का, कुछ बच्चों में हमने देखा है कि हल्की लेवल पे जॉन्डिस चलता रहता है 2 महीने 3 महीने, स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चों में, तो वो हल्का जॉन्डिस बाद में 20-25 दिनों के बाद इतना कोई डैमेज नहीं करता, ठीक है। उसको सिर्फ इवेल्युएट करने की जरूरत होती है, उसको देखने की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा जो डेंजरस जॉन्डिस है वो आपका फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक या कभी कभी थर्ड वीक तक, ये ज्यादा खतरनाक जॉन्डिस होता है। तो 3 हफ्ते आपको केयरफुल रहना होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े जबरदस्त अंदाज से, और जैसे कि आप इसमें माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो आपने हमें जो न्यूरोनोटोलॉजी की बेसिक कॉमन जो पेरेंट हमारे साथ कंप्लेन लेके आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे काउंसिल करना है, साथ साथ आपने जो है जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, स्किन के पिगमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके साथ साथ अभी आपने जो हमारे कुछ सवाल थे दोस्तों के उनको भी आपने रिप्लाई किया, जिसमें एक्सेसिव क्राई का बच्चा ज्यादा रोता है या जॉन्डिस की ड्यूरेशन है। तो सर दिल तो कह रहा है आपसे बातें और करते जाएं और सवाल पूछते जाएं, जैसे कि टाइम की जो एक कमिटमेंट होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे दोबारा अगर दोस्तों के सवाल आ गए तो उन सवालों पे एक सेशन और रखेंगे। और एक बार फिर से तहे दिल से आपके मशकूर हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और बड़े जबरदस्त अंदाज से हमें जो कॉमन जो न्यूरोनोटोलॉजी की प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताया सर। सर बस एक फाइनल सा अच्छा सा मैसेज दे दें मुझे और मेरे व्यूअर्स को, फिर हम शो का एंड करते हैं। और टू यू सर। सही, देखिए मैसेज तो देने में बहुत सारे मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ। एक मैसेज जो मेरी फील्ड से थोड़ा रिलेटेड भी है, मैं चाहूँगा कि हम जो है ना अपनी जो मदर्स हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मदर्स से शुरू होते हैं। तो मदर्स का जो है वो उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। हमारी कम्युनिटी में अक्सर ये होता है कि हम जो है ना पहले जो मेल होता है वो खाता है, उसके बाद जो खाना बचता है वो बच्चे खाते हैं, और बच्चों का भी बचा हुआ मदर खाती है ना, कि ये रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे ज्यादा माँ को जरूरत होती है जो जो प्रेग्नेंट है या जो दूध पिला रही है। तो एक तो मैं वो चीज कहूँगा। दूसरी चीज, जो दूसरा मैसेज मेरा ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए एजुकेशन, तालीम सबको दें, लेकिन स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि लड़की जो है ना, एक तालीम याफ्ता लड़की, वो पूरी फैमिली को ऊपर ले आती है, बच्चों की परवरिश भी अच्छी कर लेती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़का अगर पढ़ता है तो उसकी जिंदगी तो अच्छी होती है, लेकिन पूरी फैमिली बच्चों को अगर ऊपर कोई ले आता है तो उनको माँ ले आती है। तो हमें अपनी गर्ल्स को एजुकेट करना चाहिए। फिर बच्चों के हवाले से ये है कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इवन पीड्स में भी हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें जो है ना वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं वक्त के साथ। कोशिश करनी चाहिए उनको कम से कम दवाइयाँ देनी चाहिए, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए मशवरा है कि एंटीबायोटिक्स का यूज हम कम करें, दवाइयों का इस्तेमाल हम कम करें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को हम जो है ना वो अवॉइड करें। दूसरा, पेरेंट्स से ये है कि आप जो है ना हर बच्चों को अपना वैक्सीन जरूर कराएं, ये बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। तो बहुत सारी वैक्सीन फ्री अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम उसको यूटिलाइज, फ्री वाली चीज को भी हम इस्तेमाल नहीं करते। तो पेरेंट्स से ये है कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को प्रॉपरली वैक्सीन करवा लें, ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से बचें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया, खास करके हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी को कि एक्सेसिव यूज एंटीबायोटिक का ना यूज करें। पेरेंट्स को एक आपने अच्छा मैसेज दिया कि जो है कि पेरेंट्स को हिसाब से कि अपने बच्चों को जो वैक्सीनेशन है, हमारा ईपीआई शेड्यूल के जो बीमारियों को कंट्रोल के लिए है, टुके जो लगाते हैं वो बहुत सारी बीमारी से बचाती हैं, आप एहतियात करें। और साथ ही साथ सर एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा आपके मैसेज के साथ, जो हमारे पेरेंट्स हैं सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, घर में बुखार आ गया पेनाडोल दे दो, बुखार आ गया ये हेमाक्सल का बूरा पराय दे दो, तो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और सर आपने जबरदस्त मैसेज दिए, बड़ी बेहतरीन बातें बताई,
और हमें बहुत से बेसिक नियोनेटोलॉजी, बेसिक सारी चीजें हमने आपसे सीखी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। व्यूअर्स, आज हमने सर हुसैन से नियोनेटोलॉजी के बेसिक बुनियादी जो चीजें होती हैं वो सीखी, हमें इस पे अमल करना है। अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ आएंगे और कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, Dr. Durga. Thank you very much. थैंक यू।